वानगांव नाम का एक गांव था। नमन वहां अपने गरीब और लाचार परिवार के साथ रहता था। नमन की माँ सुकन्या लंबी बीमारी से गुजर रही थी, जिसे लेकर नमन हमेशा चिंतित रहता था। माँ की बीमारी के कारण नमन अपनी पढ़ाई भी पूरी ना कर सका। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन शहर जाकर नौकरी ढूंढाऊं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। शायद पिताजी हमें वहाँ मिल जाएं। बेटा, तुम्हारे पिताजी को लापता हुए 25 साल बीत चुके हैं। तुम कितनी बार शहर जाकर छानबीन कर चुके हो, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब उम्मीद करना ही गलत है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि पिताजी को मैं इस बार जरूर ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें मेरी तबीयत के बारे में अच्छे से पता है। मैं अकेले इस झोपड़े में नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जो होगा वो दोनों साथ में देख लेंगे। माँ बेटे दोनों ही अपने अपने बोरिया बिस्तरा बांधकर शहर के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद रमन ने देखा कि उनके पास रखा पानी खत्म हो चुका है। मुझे बड़ी प्यास लगी है बेटा, कहीं से भी पानी लेकर आ, वरना मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। आप यहीं पास वाले बगीचे में बैठ जाइए, मैं तब तक पानी लेकर आता हूँ और जल्दी आता हूँ। आप चिंता मत करिएगा। बेटा, जितना तुमने दिलासा दिया है ना, उतने में तो तुम जाकर पानी ले आते। जा और जाकर ले आ। नमन पास के गांव में पानी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन हर जगह उसे खाली सड़कें और सिर्फ पेड़ ही नजर आते हैं। और उन्हीं सड़कों पर उसे एक घर दिखता है जो कि ठीक पहाड़ों के बीच में था। उस घर को देखते ही नमन के चेहरे पर राहत आती है। वहाँ एक घर नजर आ रहा है, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा, बस पानी मिल जाए। नमन उस घर में जाता है और जाकर दरवाजा खटखटाता है। कोई है? कोई है? यहाँ पर कोई है? मेरी माँ का प्यास से बुरा हाल हो चुका है, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, रुको बेटा, मैं आया। उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और मटके से पानी निकाला और ग्लास में लाकर उसे देते हुए कहा, चलो चलो, जल्दी से चलो, मेरे पास ये पानी रखा हुआ है, ये उन्हें पिला दो। साथ ही मैंने कुछ जामुन लिए हैं, उन्हें ये जामुन खिलाकर पानी पिला देना, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसा आप कहें, ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ उनसे पहले पहुँचा दूंगा। नमन उस आदमी से सारी चीजें लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। पानी, 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 जल्दी ले आओ बेटा। माँ, तुम चिंता मत करो, ये लो पानी, मैं लेकर आ गया हूँ। माँ, उससे पहले ये जामुन खा लो। उस जामुन को खाकर नमन की माँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, जिसे देखकर नमन हैरान हो गया। माँ, आप तो एकदम बदल गई हैं। ये सब क्या है? मैंने आपको इतना स्वस्थ तो कभी नहीं देखा। मैं खुद ये बात नहीं समझ पा रही हूँ, आखिर ये सब माजरा क्या है? तुम्हें ये जामुन कहाँ मिले? और उस जामुन का स्वाद एकदम जाना पहचाना था। उतने में ही वहाँ पर वही शंकर आ जाता है, जिसे देखकर नमन की माँ सुकन्या हैरान हो जाती है। आप यहाँ? नमन, 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 ये तो तेरे पिताजी हैं, जिन्हें हम शहर ढूंढने के लिए जा रहे थे। पापा, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुम्हें सारी सच्चाई अच्छे से बताता हूँ। उस वक्त गांव में बाढ़ आ चुकी थी। पास का ही एक डैम खुलने के कारण सारा पानी गांव के अंदर आ गया था। अरे शंकर, जल्दी से अपने परिवार को उठाकर उन्हें रिश्तेदारों के पास भेज दो। डैम खुलने की वजह से इस गांव में पानी आ चुका है और जल्दी ही पूरा गांव डूब जाएगा। ये तुमने ठीक कहा भाई, मैं अभी ऐसा ही करूंगा। उस वक्त शंकर ने ठीक वैसा ही किया। अपने बच्चे नमन और अपनी पत्नी सुकन्या को रिश्तेदारों के पास भेज दिया। तुम दोबारा इस डूबते हुए गांव में मत आना, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आऊंगा। आप जल्दी से हमारे पास आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। बस नमन बेटे का ध्यान रखना। उसके बाद मैंने खबर सुनी कि रास्ते से जाती हुई बस खाई में गिर गई है और मैंने सोचा कि मैंने मेरा परिवार खो दिया है और इस जगह आकर बस गया।
मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार सही सलामत है। आपका परिवार सलामती से बिल्कुल भी नहीं है और पिताजी के प्यार के लिए तरसा हूँ मैं। और एक आप हैं कि यहाँ रहकर जामुन खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। चुप रहो नमन, पिताजी से कोई ऐसे बात करता है क्या? आवाज ऊंची मत करो। भाग्यवान भला उस ऊपर वाले का जिसने मुझे मेरे परिवार से मिलाया। तुम्हारा दिया हुआ जामुन का पेड़ आज बहुत बड़ा हो गया है। मैंने उसे संभाल कर रखा था। वो कोई मामूली जामुन का पेड़ नहीं है, उसमें कई सारी शक्तियां हैं। मैं कुछ समझा नहीं, ये कैसे जामुन के पेड़ हैं? इससे क्या होता है? ये जामुन कई हजार सालों में एक बार ही फलता है। उस पेड़ के जामुन को खाते ही लोग तंदुरुस्त और ठीक हो जाते हैं। हम अपनी गरीबी इस जामुन की मदद से खत्म कर सकते हैं। बेटा, मैं मेरे परिवार को पाकर ही खुश हूँ। चलो उस घर पर वहाँ चलकर तुम जामुन के पेड़ को देख लो। नमन अपने पिता और अपनी माँ के साथ जाकर उस जामुन के पेड़ को देखता है और देखता है कि एक विशाल जामुन का पेड़ उस जगह पर खड़ा है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो पूरा पेड़ जामुन से भरा हुआ होता है। माँ, इस जामुन से हम बेसहारा लोगों को ठीक करेंगे, कम पैसों में ही। बेटा, तुम्हारी सोच नेकी की है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही बेसहारा और गरीब हैं। वो जामुन नहीं खरीदेंगे। तुम कोई और काम जरूर कर सकते हो। पिताजी, क्या मैं बिरयानी की दुकान खोल सकता हूँ? ये पहाड़ी इलाका है, हम थोड़ी ही दूर गांव में चले जाएंगे और वहाँ जाकर अपना बिरयानी बेचने का काम करेंगे। तुम ऐसा जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही करो। नमन ने बिरयानी का ठेला खोल दिया और फिर पास ही के गांव में जाकर बिरयानी बेचने लगा। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी, जो खाए उसका दिल भर जाए। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कितने के दिए भाई? सिर्फ 50 रुपए और पेट भर। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ता और अच्छा है। दे दो, मेरे परिवार के लिए पूरे 200 रुपए का। जी। ऐसे ही नमन की बिरयानी बहुत ही ज्यादा चर्चित हो गई। कुछ दिन बीत चुके थे। नमन पूरी मेहनत से अपना काम किया करता था और अपने माँ पिताजी की सेवा भी किया करता था। इस बात से उसके माँ पिताजी दोनों ही बड़े खुश थे। माँ, मैं आपके लिए ये मंगलसूत्र लेकर आया हूँ, सोने का। अरे वाह बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही तरक्की करो और काबिल बनो। सब बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर गांव का मुखिया रोते हुए आया। शंकर, शंकर, अरे ओ शंकर, मेरे गांव को बचा लो, मेरे गांव को बचा लो, बड़ी समस्या हो चुकी है। ठहरो जरा, सांस लो, बताओ हुआ क्या? ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो इतने भागे भागे इतनी दूर आए हो गांव से? मेरे गांव में समस्या आन पड़ी है। गांव का हर एक व्यक्ति बीमार है। गांव में एक बीमारी फैलने की वजह से लोग परेशान और हताश हैं। मैं गांव के बाहर था, इसी वजह से मैं बच गया। मेरा परिवार तक इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। लेकिन इस बीमारी के बारे में तुम किसी डॉक्टर या वैद्य को क्यों नहीं बता देते? उस समस्या के डर से इतने लोग परेशान हैं कि मैं क्या बताऊं। पिताजी, हम उनकी मदद जादुई जामुन से कर सकते हैं। हम जामुन को बिरयानी में मिलाकर उन्हें खिला देंगे, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे में हमें उन्हें सिर्फ जामुन खिलाना चाहिए। नहीं माँ, उस गांव में हमारी बिरयानी बहुत बिकती है। जामुनी बिरयानी खाकर उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो एकदम तरोताजा हो जाएंगे। नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बेटा, बस उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें मुंह मांगी कीमत हम देंगे। नमन ने जादुई जामुन के पेड़ से कई सारे जामुन तोड़े और बिरयानी बनाकर उस जामुन में डाल दिया। और ये हो गई हमारी जामुन की बिरयानी तैयार। नमन और मुखिया जी मिलकर पूरे गांव में जामुन बिरयानी बांटते हैं। जैसे जैसे सब लोग जामुन की बिरयानी खा रहे थे, उस जामुन के जादू से सब लोग ठीक होते जा रहे थे। मुखिया इस चीज को देखकर बहुत खुश था। बेटा, अगर आज तुम ना होते तो मेरा गांव तबाह हो चुका होता। लाख लाख शुक्र है तुम्हारा। ये तो मेरा फर्ज था।
जामुन बिरयानी खाते ही सब ठीक हो गए और ये बात हर जगह आग की तरह फैल गई। सारे ही नमन से जामुन बिरयानी खरीद कर खाने लगे और नमन की तारीफें करने लगे। नमन के पूरे परिवार को नमन पर नाज था और सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े चाव से उनकी बिरयानी खाया करते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया शुक्रिया। बिरयानी का स्वाद अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूं। वैसे भी कब तक मैं अकेले घर का और पूरे परिवार का कारोबार संभालूंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, आप पहले भाईजान का ही निकाह करवाओ। ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी शौकत। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली। सना पढ़ी लिखी थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ महीनों बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर के सारे काम संभाल लिए। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी, पर बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ वो तो है। अब वो तो तब पता चलेगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। ग्राहक तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर शौकत के बगल में ही एक नया बिरयानी का दुकान खुला, अमजद का। अमजद पुराना खानसमा था। अमजद की बिरयानी भी स्वादिष्ट थी और उसकी भी खुशबू आसपास फैल जाती थी। शौकत 100 रुपए में बिरयानी बेचता था, इसलिए अमजद 80 रुपए में बेचने लगा। ये अमजद मियाँ तो मेरा बैठे बिठाए धंधा खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम घटाकर 80 रुपए कर दिया। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई ग्राहक बस नया स्वाद चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, पर अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूल ही नहीं सकता। धीरे धीरे शौकत के ग्राहक कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ ही दिनों की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का स्वाद चख रहे हैं। कुछ दिनों बाद मेरे ग्राहक लौट आएंगे। शौकत ने अपने आप को ये बात समझाने की कोशिश की, पर धंधे में नुकसान उसे सताए जा रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर चिंता में रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक वहीं जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो एक दिन मुझे दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। हो सकता है ये बस कुछ ही दिनों की बात हो। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे परिवार को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम करने की वजह से ग्राहक दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम कर कर देखें? हम कैसे दाम कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने में लागत ही 50 रुपए की है और हम 80 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब बस 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते?
बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। लगभग बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना? अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी। मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती हैं। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाए तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी? ये पहली बार सुना है। आजकल अलग चीज ही बिकती है, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले दिन शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस बार उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी पता है और बिरयानी भी पता है, पर मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल आज वही खाते हैं। हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा। शुक्रिया शुक्रिया। लोग शौकत की बिरयानी को बहुत पसंद कर रहे थे। उस दिन शौकत की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। भाई, मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर गया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस महीने शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई। महीने के अंत में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी का आइडिया काम कर गया। दुगनी कमाई होने लगी है। एक बार फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ने लगी। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई। सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुंचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ। उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ। उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुंचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है, मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं, बांस काट कर बेचना भी तो है।
हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है, बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है, पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए। पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे।
और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। हल्कू एक गरीब किसान है। उसके घर में उसकी एक बेटी मुन्नी और उसकी पत्नी पार्वती रहती है। हल्कू के पास उसके खुद के खेत हैं, पर उसका गांव जंगल के किनारे है। इसीलिए जब भी फसल पककर तैयार होती तो जानवर खेतों में आते और फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पूरी रात खेत में रखवाली करनी पड़ेगी। मन तो करता है कि इन खेतों को ऐसे ही बंजर रहने दूं। किसान होकर कैसी बातें करते हो? अपने खेतों की रखवाली नहीं करोगे तो फसल को जानवरों से कौन बचाएगा? पार्वती खाना परोसती है और तीनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद हल्कू एक कंबल ओढ़कर अपने खेत के लिए चला जाता है। बाहर बहुत तेज ठंड हो रही है। इन खेतों के चक्कर में ना एक दिन तो मैं ठंड से ही मर जाऊंगा, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हल्कू खेत में जाता है पर उसको बहुत नींद आने लगती है। इसीलिए वो एक कोने में कंबल से लिपटकर सो जाता है। रात को जंगली जानवर उसके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर वो बेसुध होकर सोया रहता है। सुबह होने पर जब वो खेत की हालत देखता है, सारे खेत का सत्यानाश कर दिया। साल भर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। हल्कू अपने घर जाता है जहाँ पर उसका पड़ोसी उसका इंतजार कर रहा है। अरे हल्कू, कहाँ थे सुबह से? सुनो, आज मेरे बेटे की शादी है। रात को सभी लोग दावत पर आ जाना। ठीक है। दावत का नाम सुनकर हल्कू और उसका सारा परिवार खुश हो गया, क्योंकि आज उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। पिताजी, मेरे पास तो एक भी नए कपड़े नहीं हैं। मैं क्या पहनकर जाऊंगी शादी में? बिटिया, हम तो सिर्फ दावत में जा रहे हैं। कोई मेहमान थोड़ी हैं जो नए कपड़े पहनकर जाएंगे। शाम के समय हल्कू और उसका परिवार पड़ोसी के घर दावत में जाते हैं, जहाँ पर अनेक तरह के पकवान बनाए हुए हैं। ये देखो पिताजी, यहाँ तो बहुत सारी पनीर बनाई हुई है। क्यों नहीं बनाएंगे? आखिर पैसे वाले जो हैं, और वैसे भी एक ही तो बेटा है। अगर उसकी शादी में खर्चा नहीं करेंगे तो कब खर्चा करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज तो मैं 6 रोटियां खाऊंगी। आज सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खाओ, जैसे कि हलवा, पनीर, पूरियां, लड्डू। रोटियां मत खाना, वो तो घर पर हमेशा ही बनती है। ये क्या कह रहे हो जी? सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे और लोगों ने देख लिया तो क्या सोचेंगे कि किस जन्म के भूखे हैं। जिसको जो सोचना है सोचे, और हम दावत में इसीलिए आए हैं कि अच्छा खाना खा सके। बेटी, तुम मेरी बात सुनो और खूब हलवा पनीर खाओ। कल से तो वही सूखी रोटियां खानी है। हल्कू और उसका परिवार पेट भरकर खूब सारी चीजें खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया पिताजी। 2 साल पहले सुनीता दीदी की शादी में ऐसा खाना खाया था। उस दिन के बाद आज इतना स्वादिष्ट खाना खा रही हूँ। तेरी शादी में भी मैं ऐसे ही स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगा। देखना, लोग हाथ की उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या सचमुच पिताजी? आप मेरी शादी में इतने सारे पकवान बनवाओगे? हाँ बेटी, बहुत धूमधाम से करवाऊंगा तेरी शादी। आखिर एकलौती बेटी हो तुम हमारी। हल्कू की ये बात मुन्नी के दिल में बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि जब उसकी शादी होगी तो सभी गांव वालों को अच्छी दावत दी जाएगी। मैं अपनी शादी में अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अपनी दोस्तों को ही क्यों, दोस्तों की दोस्तों को भी बुलाना। क्यों इस बेचारी को इतने बड़े सपने दिखा रहे हो? घर में एक पैसा भी जमा नहीं है और बड़े आए दोस्तों के दोस्तों को दावत करवाने वाले।
तुम बात बात पर मुझे टोका मत करो। घर में तो यही हाल है, कम से कम घर के बाहर तो चुप रहा करो कि हल्कू की अपनी पत्नी के सामने बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, तो चलो घर, खाना तो खा ही लिया, अब यहाँ क्यों रुकना? मैं सोच रहा था कि कुछ घर के लिए भी मिल जाता तो कल सुबह के नाश्ते का इंतजाम हो जाता। तुम तो सचमुच बदनामी करवा कर ही मानोगे। चलो बेटा, हम दोनों घर जाते हैं। तुम्हारे पिताजी को तो कोई नहीं समझ सकता। जब तक 4 लोग बुलाकर बुरा भला ना कहें, तब तक बात इनके दिमाग में घुसती कहाँ है। मुन्नी और पार्वती घर के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे हल्कू भी घर आ जाता है। अच्छा खासा नाश्ते का इंतजाम कर रहा था, अब कल सुबह सूखी रोटियां ही चबानी पड़ेंगी और हमारी किस्मत में है ही क्या। घर आकर हल्कू आज चैन की नींद सोता है। उसने भी कई सालों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। आज तो वो सपने में भी पनीर और हलवा ही खा रहा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो देखता है कि मुन्नी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही है। अरे वाह बिटिया, आज इतनी सुबह सुबह पढ़ाई कर रही हो? पिताजी, मैं अपने दोस्तों के नाम की सूची बना रही हूँ। दोस्तों के नाम की सूची? कहीं घूमने जा रही हो? नहीं पिताजी, मैं देख रही हूँ कि मेरी शादी में किस किस को बुलाना है। सीमा और चिंकी को तो मैं नहीं बुलाऊंगी, वो मुझसे हमेशा लड़ाई करती हैं, इसलिए मैं अपनी शादी में उनको हलवा पनीर जैसा पकवान नहीं खिलाऊंगी। अच्छा, तुम तो अभी से तैयारियां करने लग गई। अभी तो तुम्हारी शादी में बहुत समय बाकी है। तभी पार्वती आती है। अब इसको सपने दिखा दिए हैं तो उनको पूरी करने की तैयारी भी करो। समय तो हाथ में उठाए हुए रेत की तरह होता है, कब हाथ से निकल जाए पता ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ, जरूर अपना वादा पूरा करूंगा। अपनी बेटी की शादी में सारे गांव वालों से भी अच्छी दावत दूंगा। हल्कू ने भी इस बात को अब गंभीरता से ले लिया था और वो मुन्नी की शादी के लिए अब वो बहुत मेहनत करता और एक एक रुपया जुटाने लगा। धीरे धीरे मुन्नी भी बड़ी हो गई। कितना भी मेहनत करो, घर के खर्चे इतने हैं कि पैसे जमा ही नहीं हो पाते हैं। हमारी मुन्नी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी विभाग में नौकरी करता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर अगर उन लोगों ने दहेज मांगा तो हम कहाँ से देंगे? वो सब बात मैंने कर ली है, उनको दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अब तुम भी पैसों का इंतजाम करो ताकि गांव वालों को एक अच्छी दावत दे सको। मैं तो उसी दिन से पैसों का इंतजाम करने में लगा हुआ हूँ, जब से मैंने मुन्नी को वादा किया था कि उसकी शादी में अच्छी दावत करूंगा, पर पैसे हैं कि हाथ में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुन्नी का रिश्ता तय हो जाता है और शादी का दिन निश्चित हो जाता है, पर अभी भी हल्कू के पास दावत करने के लिए पैसे जमा नहीं हुए हैं और वो मुन्नी की शादी में सिर्फ रोटी सब्जी और दाल बनवाता है। ये क्या पिताजी, आपने तो कहा था कि आप मेरी शादी में बहुत सारे पकवान बनवाओगे। मैंने यही कहकर अपने सारे दोस्तों को बुलाया है, अब सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं इतने ही पैसे जुटा पाया कि दाल रोटी और सब्जी की दावत दे सकूं। बहुत लोगों से उधार भी मांगा, पर हमारी हालत देखकर हमें उधार देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जब बारात आती है तो दूल्हे का पिता देखता है कि उनके लिए खाने में सिर्फ रोटी सब्जी ही है, तो वो बहुत चिढ़ जाता है। ये तो हमारा अपमान है, हमारा बेटा सरकारी नौकरी करता है, फिर भी हमने दहेज के नाम पर 1 रुपया तक नहीं लिया और हमें खाने में ये सूखी रोटियां और सब्जी खिलाई जा रही है। दूल्हे का पिता गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे कुछ बाराती भी ये खाना देखकर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर यात्रियों का एक दल आता है। सभी यात्रियों को भूख लगी है, इसीलिए वो हल्कू से खाना खिलाने के लिए कहते हैं। हम लोग यहाँ यात्रा पर आए हैं और साथ ही माता के दर्शन भी किए। दिन भर घूमकर हमें भूख लग गई है, क्या तुम हम सभी को खाना खिला सकते हो? हाँ जरूर, माता के भक्तों को खाना खिलाने का सौभाग्य तो नसीब वालों को मिलता है, पर मेरे पास अभी केवल रोटी सब्जी और दाल ही है। भूखे के लिए तो सूखी रोटियां भी अमृत के समान है। हल्कू सभी यात्रियों को भर पेट खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद एक यात्री हल्कू को माता के मंदिर का प्रसाद देता है। ये लो,
ये माता के मंदिर का प्रसाद है। ये तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। हल्कू वो प्रसाद लेता है और अपने मन में माता को याद करने लगता है। हे माँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुन्नी की शादी में मैं सभी लोगों को एक अच्छी दावत दे सकूं, पूरे गांव को स्वादिष्ट पकवान खिला सकूं, पर मुझ गरीब के भाग्य में ये सब कहाँ। जब हल्कू अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसका घर अनेक तरह के पकवानों से भरा हुआ है। हल्कू समझ जाता है कि ये माता का चमत्कार है। वो अपने समधी को बुलाकर वापस लाता है। वापस आ जाइए समधी जी, मैंने सभी बारातियों के लिए स्वादिष्ट पकवानों का इंतजाम कर दिया है। सभी बाराती, गांव वाले और मुन्नी के दोस्त स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। मुन्नी की शादी भी अब बहुत धूमधाम से होती है और सभी लोग हल्कू की दी हुई इस दावत की चर्चा करने लगते हैं। सुधा जी के बेटे के मरने के बाद उनकी बहू गायत्री ने ही घर का सारा कार्यभार संभाला था। गायत्री पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। गायत्री ने अपनी मेहनत और लगन से गांव में छोटा सा ढाबा खोला था। अरे बिटिया, लंच प्लेट ला दो। अभी लाई चाचा जी। गायत्री अपने ग्राहकों को भगवान का रूप समझती थी, इसीलिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी और उसके ग्राहकों को भी उसका खाना बहुत पसंद था। बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथ की सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। ये सब माँ अन्नपूर्णा की कृपा है चाचा जी। वो तो है बेटा, तुम खुद ही अन्नपूर्णा का रूप हो। कहा चाचा जी, मैं तो उनकी एक छोटी सी भक्त हूँ। वो तो बहुत बड़ी हैं। दुनिया भर का पेट भरने वाली माँ अन्नपूर्णा अतुलनीय है। गायत्री माँ अन्नपूर्णा की भक्त थी, इसीलिए उसने अपने ढाबे का नाम भी अन्नपूर्णा ढाबा रखा था। वो रोज सुबह पहले माँ अन्नपूर्णा की पूजा करती थी और फिर ही भोजन बनाना शुरू करती थी। अरे बेटी गायत्री। जी माँ जी। मुझे कुछ खाने को देना, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मेरा बेटा शहर से आएगा तो तुझे पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप पैसे नहीं भी देंगी तो भी चलेगा। गायत्री ने तुरंत उस बूढ़ी औरत को खाना लाकर दिया। भगवान तेरा भला करे। आए दिन गायत्री किसी न किसी की मदद करती थी, बिना अपने मुनाफे की फिक्र किए। पर सुधा जी हिसाब किताब की पक्की थी। अरे गायत्री, इस महीने व्यापार कम हुआ है क्या? नहीं सासू माँ, तो यहाँ हिसाब में 1000 कम दिख रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, वो काकी है ना, उनके घर कोई नहीं था तो मैंने उन्हें मुफ्त खाना खिलाया। ओह मेरी देवी अन्नपूर्णा, उस काकी का बेटा शहर में बड़ा अफसर है, उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी मुफ्त में खाना खाने की? सासू माँ, उनका अपने बेटे से झगड़ा हो गया है, वो उन्हें पैसे नहीं भेज रहा। अब भला इस उम्र में वो भूखी रहे, ये अच्छी बात है क्या? इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया है कि वो रोज मेरे ढाबे में मुफ्त में खाना खा सकती हैं। ठीक है, पर और किसी को मुफ्त में मत खिलाना। एक और बात बताना भूल गई, कभी कभी रामू काका के घर कोई नहीं होता तो वो भी आते हैं। ठीक है, तू बहुत भोली है। ये शातिर गांव वाले तुझे लूट रहे हैं और तू समझ ही नहीं पा रही। देवी अन्नपूर्णा की इच्छा की वजह से सबको खाना मिल रहा है। तू और तेरी देवी अन्नपूर्णा अब वही हमारी नैया पार लगा सकती हैं। सुधा जी को लगता था कि उनकी बहू गायत्री को गांव वाले बेवकूफ बना रहे हैं, पर गायत्री जानती थी कि वो जो भी अच्छा काम कर रही है वो देवी माँ की इच्छा थी। बादलों के ऊपर देवी माँ अपनी भक्त को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ आए। नारायण नारायण। आइए नारद मुनि। आप अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही हैं। गायत्री आपकी सच्ची भक्त है देवी। वो दिन भर लोगों को खुशी से खाना खिलाती है। हम जानते हैं नारद मुनि। तो आप अपनी सच्ची भक्त को उसकी भक्ति का फल क्यों नहीं देती माते? देंगे, अवश्य देंगे, पर उससे पहले हम अपनी भक्त की भक्ति परखेंगे। नारायण नारायण। अन्नपूर्णा देवी ने रात में तेज आंधी से गायत्री के ढाबे को तोड़ दिया। ये क्या माते, अब आपकी भक्त लोगों की सेवा कैसे करेगी? देखते जाइए नारद जी।
सुबह हुई, गायत्री ने अपने ढाबे का हाल देखा। अरे ये क्या, आसपास की सारी दुकानें ठीक है, तो बस तेरे ही ढाबे में ये तूफान कैसे आया? पता नहीं सासू माँ। हे अन्नपूर्णा माता, मेरी मदद कीजिए। अन्नपूर्णा देवी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और वो खुद गायत्री के ढाबे के बाहर आ गई। अरे बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे खाने को दे दो। गायत्री ने अपनी आंखों से गिर रहे आंसू पोंछे। माँ जी, मेरा तो चूल्हा तक टूट गया है, अगर मैं आपकी सहायता कर पाती तो जरूर करती। गायत्री बोल ही रही थी कि उसके पीछे का चूल्हा अपने आप ठीक हो गया। क्या तुम उसी चूल्हे की बात कर रही हो बेटी? गायत्री ने पीछे देखा तो वो हैरान रह गई। अभी कुछ मिनट पहले वो चूल्हा पूरा टूटा हुआ था। माँ अन्नपूर्णा इस भूखी औरत का पेट भरना चाहती हैं। गायत्री ने तुरंत चूल्हा जलाया और उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाने लगी। सुधा भी हैरान थी कि सब कुछ टूट चुका था तो अचानक चूल्हा ठीक कैसे हो गया। गायत्री ने कुछ रोटियां सेकी और एक सब्जी बनाई और उस बूढ़ी औरत को परोस दी। बूढ़ी औरत ने वो सारा खाना खाया। माँ जी, और लाऊं? नहीं नहीं बेटी, मेरा पेट भर गया। अच्छी बात है, आपको कभी वापस भूख लगे तो यहीं आना। वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी और अपने असली रूप में आ गई। माँ अन्नपूर्णा को अपने समक्ष देखकर गायत्री और सुधा दोनों उनके चरणों में गिर गए। माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ। और तुम्हारी जैसी भक्त पाकर मैं भी धन्य हो गई गायत्री। तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुमने सदा ही लोगों का पेट भरा है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। गायत्री, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारा ये ढाबा कभी खाली नहीं रहेगा, ना ही ये चूल्हा कभी बंद होगा, और फिर कभी तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमेशा लोगों का पेट भरना। जैसी आपकी इच्छा माते। गायत्री ने माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लिया और वो गायत्री को वरदान देकर वहाँ से चली गई। पल भर में गायत्री का ढाबा पहले से भी अच्छा बन गया। पूरा ढाबा चमक रहा था। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। ढाबे के ठीक होते ही ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। गायत्री और सुधा दोनों मिलकर खाना बनाते गए और ग्राहक खाते गए। उस दिन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से गायत्री कई गुना पैसे कमा रही थी और अब उसने रोज मुफ्त में कई गरीबों को खाना खिलाना भी शुरू कर दिया। सासू माँ, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी मुफ्त में खाना खिलाने से? बिल्कुल नहीं। जब माँ अन्नपूर्णा इनकी भूख मिटाना चाहती हैं, तो मैं कौन होती हूँ इस कार्य में अड़चन डालने वाली। जय माँ अन्नपूर्णा। देवी माँ की कृपा से गायत्री के ढाबे का चूल्हा हमेशा चलता रहा और ग्राहकों का पेट भरता रहा। बिना गैस और बिना लकड़ी के वो चूल्हा हमेशा जलता रहा। दूर दूर से लोग स्वयं चलने वाले चूल्हे को देखने आते थे और सभी के सभी माँ अन्नपूर्णा की इस महिमा से हर्षित थे। मुकेश एक गरीब घर का लड़का था। वो अपनी बीवी पूनम और बेटे चीकू के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। ये मिट्टी के बर्तन बनाने का क्या फायदा जब कोई खरीदता ही नहीं। चलो आकर खाना खा लो, बहुत देर हो गई है इस मिट्टी से खेलते हुए। अरे अगर इस मिट्टी से नहीं खेलूंगा तो पेट कैसे भरेगा? थोड़े से बर्तन रह गए हैं, उन्हें बनाने दो। पिताजी, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दो। अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाऊंगा। रहने दो, तुमने मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या पा लिया जो तुम्हारा बेटा पाएगा? इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। अरे पर हमारी खानदानी परंपरा यही है, इसे अपनी परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए ना। क्या जरूरत है ऐसी परंपरा को याद रखने की जिससे कोई फायदा ही ना हो। आए दिन पूनम मुकेश को इस काम के लिए सुनाती रहती थी, परंतु मुकेश ये काम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम ने मुकेश से कहा, यहीं कुछ दूरी पर जाकर एक कॉलेज खुल रहा है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। मेरा विचार है कि क्यों ना हम वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लें। इन मिट्टी के बर्तन बनाने से तुम्हें कोई फायदा तो होता नहीं है, बेकार में अपना समय बर्बाद करते हो और घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए।
मिट्टी नहीं। तुम बिना बात के मेरे बनाए बर्तनों को क्यों कोसती रहती हो? एक दिन देखना ये बर्तन ही काम आएंगे। मुझे ये बेकार की बातें नहीं सुननी। मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम उन पैसों से कॉलेज के बाहर चाय की दुकान लगा लो। वहाँ के लड़के लड़कियाँ चाय पीने जरूर आएंगे। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। कॉलेज बनने से पहले ही वहाँ पर बहुत सी दुकानें खड़ी हो गई हैं। भला मेरी दुकान क्यों चलेगी वहाँ पर? पर पूनम नहीं मानती और वो मुकेश को पैसे थमा देती है और उसे बाजार से सामान लेने के लिए भेज देती है। मुकेश पूनम के आगे हार जाता है और चाय का सामान लेकर कॉलेज के बाहर एक दुकान लगा देता है। भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं। मेरी चाय कोई नहीं पिएगा। आज बस 20 ही चाय बिकी है। बस 20 चाय बिकी है? इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। इससे तो जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा। चीनी इतनी महंगी हो गई है और पत्ती का तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे वहाँ पर इतने सारे लोग चाय बनाकर बेचते हैं, कुछ तो कॉलेज के अंदर भी लेकर जाते हैं। अब लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह की चाय पीना चाहते हैं और किससे पीना चाहते हैं। मेरी चाय बिकती ही नहीं है, पर तुम्हें तो मुझे चाय की दुकान पर ही बिठाना है। मैं अच्छा भला बर्तन बनाने का काम कर रहा था, पर तुम्हें वो रास नहीं आया। पापा, आप आ गए। आपने मुझे पिछले हफ्ते वादा किया था कि मुझे बर्तन बनाना सिखाएंगे, पर आपने सिखाया ही नहीं। रुक, अभी सिखाता हूँ। मुकेश चीकू को चाक चलाना सिखाता है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन बनाने की कोशिश करता है। वो उसे सिखाकर अगले दिन अपनी दुकान पर चला जाता है। जब वो चाय की दुकान पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी चीकू दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है। पापा, देखो मैंने क्या बनाया है। अरे, ये तो इडली जैसा कप बन गया। मैंने तुझे इतना अच्छा कप बनाना सिखाया था, पर तू ये क्या बना लाया? पापा, मुझसे ऐसा ही कप बना है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर कोशिश करना तो अच्छा कप बनेगा और एक दिन तुम अच्छे बर्तन बनाना सीख जाओगे। छोटी चीज से ही शुरुआत करनी चाहिए बेटा। चीकू वो इडली के आकार वाला कप वहीं पर रख कर चला जाता है। तभी एक व्यक्ति चाय पीने आता है। अरे भैया, एक कप चाय बनाना और मिट्टी के बर्तन में देना। भाई साहब, मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं है, बल्कि डिस्पोजेबल हैं और मैं उन्हीं में सबको चाय देता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? ये तो रखा है कप। अरे ये तो मेरे बेटे ने बनाया है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर कप है, बिल्कुल इडली के आकार का। मुझे तो इसी में चाय पीनी है। मुकेश उस व्यक्ति की जिद की वजह से उसे इडली के आकार के कप में चाय देता है। उसे वो इडली के आकार के कप की चाय बहुत ही अच्छी लगती है और वो कॉलेज के सभी लोगों को बताता है। सभी इडली के चाय की इच्छा लेकर उसकी दुकान पर आते हैं। अरे पूनम, आज तो कमाल हो गया। सब उस इडली के कप में चाय पीना चाहते थे जो चीकू ने बनाया था। अब मैं रात को इडली के आकार के कप बनाऊंगा और उसी में सबको चाय बना कर दूंगा। इससे मेरा व्यापार और भी ज्यादा चलेगा। अरे वाह, इडली वाली चाय, ये तो अलग ही स्वाद आएगा। चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया भाई, इडली वाले आकार के चाय के कप बनाकर। बेटा किसका है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखो, उसने तुम्हारे चाय के व्यापार में कितनी मदद की है। सब उस कप को इडली समझकर उसमें चाय पीते हैं। एक अलग ही मजा आता है उस चाय को पीने में। हमें भी तो पिलाओ इडली वाली चाय। पूनम जैसे ही उस इडली के कप वाली चाय पीती है तो उसका स्वाद उसको अलग ही लगता है और वो बहुत खुश होकर कहती है, तुम तो वैसे ही इतनी अच्छी चाय बनाते हो और ऊपर से जब ये इडली के कप में चाय डलती है तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। अरे अब ये इडली चाय है तो उसका स्वाद तो उम्दा होगा ही ना। इसमें एक इडली की अलग ही महक आती है और इसको पीकर ऐसा लगता है जैसे आप इसके साथ इडली खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ कॉलेज में ज्यादातर साउथ के लोग रहते हैं, इसलिए वो इस इडली वाली चाय को ज्यादा पसंद करते हैं। अब मुकेश इडली चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। अब हर कोई उसकी इडली चाय पीना चाहता था क्योंकि उसकी इडली चाय में अलग ही स्वाद आता था। अरे भाई, तुम्हारी ये इडली चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है।
इसमें एक अलग ही मजा है। मेरे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम उसमें चाय बनाना पसंद करोगे? पर मैं चिंता ना करो, जितना भी लाभ होगा वो सारा तुम्हारा होगा। बस तुम मेरे रेस्टोरेंट में चाय बनाने का काम कर लो। इस इडली चाय को मेरे रेस्टोरेंट में रख कर बेचो। नहीं साहब, मैं ये इडली चाय लोगों को खुश करने के लिए बेचता हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं। जब इस चाय को पीकर लोगों के चेहरे पर खुशी आती है तो वो मेरे लिए लाभ से लाख गुना अच्छी है। आपके रेस्टोरेंट में कोई गरीब नहीं आ जा सकता, पर मेरी चाय की दुकान पर हर तरह के लोग आते हैं। मैं ये इडली चाय हर किसी के लिए बनाता हूँ, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। मुझे तुम्हारे विचार सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन के विचार जानना चाहता था कि इडली चाय को बनाने के बाद तुम्हारे मन में कहीं घमंड तो नहीं आ गया। पर तुम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी ये इडली चाय का व्यापार यूं ही चलता रहे और तुम्हें लोगों की यूं ही दुआएं मिलती रहे। मुकेश अब लोगों की इसी तरह सेवा करता रहता है। वो अपने छोटे से ही स्टॉल पर इडली चाय बनाकर बेचता है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है और सब उसे इडली चाय वाले काका के नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। अब उसकी न्यूज यूट्यूब और न्यूज चैनल में भी आने लगी थी। सब उसकी इडली चाय पीने के लिए दूर दूर से आते थे। अब वो मुकेश चाय वाला नहीं, बल्कि इडली चाय वाला बन चुका था। गुलाबगंज नाम का एक गांव था, जहां जीतू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। जीतू गांव में खीर बेचकर अपना गुजारा करता था। जीतू की दुकान के ठीक सामने रवि भी खीर बेचा करता था। खीर ले लो, अच्छी मीठी खीर ले लो, खाओगे तो कटोरी चाटते रह जाओगे। मैं बेचता हूँ पूरी दुनिया की सबसे अच्छी खीर, स्वाद की पहचान, हमारी खीर की शान। आ जाओ आ जाओ। सभी गांव वाले सिर्फ रवि से ही खीर लिया करते थे, जिससे उदास होकर जीतू घर जाने लगता है। इतने में रवि जीतू को आवाज लगाता है। जीतू, अरे ओ जीतू, जरा यहाँ आओ भैया। क्या हुआ, आज कमाई नहीं हुई क्या? अब क्या बताऊं रवि भाई, जब से तुमने ये खीर की दुकान खोली है तब से मेरे पास से कोई खीर लेना ही नहीं चाहता है। समझ रहा हूँ भैया, समझ रहा हूँ। एक काम करो, खीर बेचना छोड़ दो और कुछ और बेचना शुरू करो, क्योंकि खीर तुम मुझसे अच्छी नहीं बना पाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। फिर अपनी घर वाली को क्या खिलाओगे? तुम्हारी सड़ी हुई खीर। जीतू निराश होकर अपने घर चला जाता है। जीतू की पत्नी शीला जीतू को देखकर उससे पूछने लगती है, क्या हुआ, इतने नाराज क्यों है? अब क्या बताऊं शीला, जब से रवि ने अपनी खीर की दुकान खोली है, मेरी दुकान से कोई खीर लेना ही नहीं चाहता है। पता नहीं ऐसा क्या मिलाता है वो अपनी खीर में कि सब लोग उसकी खीर को ही खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। दूसरी ओर रवि दूसरे गांव में दवाई बेचने वाले सुशील से मिल रहा था। अरे सुशील, वो शहरी दवाई दे जिससे खीर मीठी हो जाती है। मैं दे तो दूंगा, मगर याद रखना, अगर इसको ज्यादा मात्रा में खीर में डाला ना तो ये लोगों को बीमार भी कर सकता है। अरे जानता हूँ, मैं कहाँ इस दवाई को पूरी डालने वाला हूँ खीर में। रवि उस शहरी केमिकल को अपनी खीर में डाला करता था, जिससे खीर और स्वादिष्ट हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही जीतू नदी के किनारे बैठकर अपने आप से बात कर रहा था। जब पिताजी थे तब खीर की दुकान कितनी अच्छी चलती थी, मगर अब जब खीर की दुकान मेरे पास है तो कोई खीर खरीदना ही नहीं चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी पत्नी पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। तभी वहाँ पर जीतू को नदी के किनारे एक मछली तड़पती हुई दिखती है। ओह, शायद ये मछली गलती से नदी से बाहर आ गई होगी। मैं अभी इसे फिर से नदी में डाल देता हूँ। जैसे ही जीतू उस मछली को नदी में डालता है, वो एक खूबसूरत जल परी में बदल जाती है, जिसके बालों में गुलाब के फूल लगे हुए थे। शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की। कई साल पहले
मुझे एक साधु ने श्राप दिया था और कहा था जब तक कोई नेक इंसान तुम्हारी मदद नहीं करेगा तब तक तुम्हारा श्राप नहीं टूटेगा। आज आपने मेरी मदद करके मेरा श्राप तोड़ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीतू। मांगो, क्या चाहिए आपको, मैं आपकी मदद करूंगी। अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरी बस इतनी मदद कीजिए कि मेरी खीर और अच्छी से बिकने लगे। जलपरी अपने सिर से गुलाब का फूल निकालकर जीतू को दे देती है। इसे रख लीजिए। इस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को अपने खीर में डालकर गांव में बेचिएगा। ये कोई ऐसा वैसा गुलाब का फूल नहीं है। इसे जब आप अपनी खीर में डालेंगे तो आपकी खीर दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर बन जाएगी। मगर इसका इस्तेमाल किसी गलत इरादे से मत कीजिएगा, नहीं तो ये गुलाब का फूल उल्टा काम करेगा। जलपरी ये कहकर चली जाती है और जीतू उस गुलाब के फूल को अपने घर ले जाता है। अगला दिन होता है। जीतू और रवि दोनों अपनी खीर की दुकान खोलते हैं। जीतू अपने खीर में उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को डाल देता है। मीठी खीर का असली खजाना, गुलाब की खीर का जादू पुराना, स्वाद में भरा दिल को छू जाए, गुलाब की खीर सबको भाए, आओ आओ और गुलाब की खीर खाओ। ये कौन सी खीर है भैया, पहले कभी नहीं सुनी। गुलाब की खीर, ये तो मैंने कभी नहीं सुनी। चलो चख कर देखते हैं। दोनों ही आदमी जीतू के दुकान पर पहुंचते हैं। अरे जीतू, जरा ये खीर चखाना तो, कभी सुना नहीं गुलाब की खीर के बारे में। जी अभी देता हूँ। जीतू दोनों को एक एक प्लेट खीर देता है, जिसे खाकर मानो उनके होश ही उड़ गए हों। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, मैंने कभी ऐसी खीर नहीं खाई। तुम खीर की बात कर रहे हो? मैंने इससे पहले इतना अच्छा कुछ खाया ही नहीं। भाई लाओ और 2 प्लेट दे दो, मैं तो आज खीर खाऊंगा पूरे दिन। लाओ भाई, मुझे भी 2 प्लेट दो। जीतू उन लोगों को गुलाब की खीर खाने के लिए देता है। धीरे धीरे पूरे गांव में जीतू की गुलाब की खीर की चर्चा होने लगती है। रवि ये सब देखकर दूसरे गांव में दवाई वाले सुशील के पास जाकर कहता है, अरे ससुरा, तुमने कैसी दवाई दी है, कुछ काम ही नहीं कर रही है। सब लोग तो जीतू के पास ही खीर खाने जाते हैं, कहीं तुमने इससे अच्छी दवाई तो उसे नहीं दे दी? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं बेची उसे, और उसकी खीर की बात इस गांव तलक है। पता नहीं किस तरीके से वो इस गुलाब की खीर को बना रहा है। मैंने सुना है कि उसके पास कोई जादुई फूल है, जिसकी पंखुड़ियां तोड़कर वो अपनी खीर में डालता है। अगर ऐसा होता तो अब तक उसकी वो पंखुड़ियां खत्म हो गई होती। तुम क्या बात नहीं सुनते हो क्या? मैंने कहा वो जादुई फूल है, जैसे ही वो पंखुड़ियां तोड़ता होगा तभी नई पंखुड़ियां आ जाती होंगी। अगर ऐसा है तो फूल मेरे पास होना चाहिए। बोलो, मेरा साथ दोगे? हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ, मगर जो खीर तुम बेचोगे उसमें मेरी भागीदारी भी होनी चाहिए। अरे बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तुम साथ तो दो मेरा, हम मिलकर खीर बेचेंगे और उस जीतू को इस धंधे से बाहर कर देंगे। जीतू दूसरी ओर खीर बेच बेच कर धनवान हो जाता है। वो और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। तो एक दिन रवि और सुशील दोनों ही उनके घर के खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। देखिए जी, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। हमारी मदद के लिए ऊपर वाले ने मुझे उस जलपरी से मिलाया और उसने मुझे ये गुलाब दिया। अच्छा सुनो, इस गुलाब को तुम संभाल कर रसोई घर की तिजोरी में रख देना। जी ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। जीतू अपनी दुकान में चला जाता है। देखा सुशील, इससे ये बात तो पक्की हो गई कि उसकी खीर उस गुलाब के फूल की वजह से ही इतनी स्वादिष्ट होती है। और तो और किसी जलपरी ने उसे वो फूल दिया था। अब आगे क्या करना है रवि? आगे क्या, अब बस हमें उस जादुई गुलाब के फूल को चुराना है और अपनी खीर में डालना है।
मगर हम उस फूल को चुराएंगे कैसे? बस तुम देखते जाओ और वो करो जो मैं कहता हूँ। रात का समय हो जाता है। रात के अंधेरे में जब सब चैन की नींद सो रहे होते हैं, उसी वक्त रवि और सुशील जीतू के घर में घुस जाते हैं। चलो, उन्होंने उस गुलाब को रसोई घर की तिजोरी में रखा है। मुझे पता है। रवि और सुशील रसोई घर में जाते हैं। दोनों ही तिजोरी को खोलकर उसमें से गुलाब का वो फूल निकाल लेते हैं। देखो, यही है वो फूल। अब तो हम माला माल हो जाएंगे और आगे से मुझे लोगों को घटिया दवाई भी नहीं बेचनी पड़ेगी। दोनों उस फूल को चुरा लेते हैं। जब अगली सुबह होती है तो जीतू और शीला दोनों को वो फूल कहीं भी नजर नहीं आता। ए जी, मैंने तो उस फूल को रसोई में ही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं शीला, ईश्वर ने दिया तो ईश्वर ने लिया, ईश्वर की ही महिमा हो। दूसरी ओर रवि और सुशील बड़ी सी कढ़ाई में खीर बनाते हैं और उसमें उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को डाल देते हैं। खीर और स्वादिष्ट बनाने के लिए वो शहरी केमिकल को भी उस खीर में डाल देते हैं और पोस्टर लगा देते हैं, गुलाब की खीर। अरे वाह रवि, तुम भी गुलाब की खीर बेचने लग गए क्या? बहुत ही अच्छी बात है। लाओ फिर हम दोनों को एक एक प्लेट खीर तो खिलाना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ये खीर उस जीतू की खीर से कहीं ज्यादा अच्छी है। रवि उन दोनों को खीर खाने के लिए देता है। खीर खाते ही दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गंदी खीर कभी नहीं खाई। मैं कभी तुमसे खीर नहीं लूंगा। अपनी खीर अपने पास ही रखो। ये बोलकर दोनों ग्राहक वहाँ से निकल जाते हैं और रवि और सुशील दोनों गुस्से में आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी खीर नहीं है। सब इस फूल की वजह से हुआ। हाँ, सब इस फूल की वजह से हुआ है। रवि गुस्से में फूल को नीचे फेंक देता है। नीचे फेंकते ही जलपरी प्रकट हो जाती है। तुम दोनों स्वार्थी हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने ये फूल एक नेक इंसान से चुरा लिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों अभी के अभी बिल्ली में बदल जाओगे। जैसे ही जलपरी ये कहती है, दोनों ही बिल्ली में बदल जाते हैं और जीतू को वो फूल अपनी दुकान पर पड़ा हुआ मिल जाता है। कमलागंज नाम का एक गांव था। वहां एक खूसट जमींदार रहता था। लोगों को परेशान करना और लोगों को पराजित करना उसे बहुत पसंद था। बताओ, आज क्या लाई हो खाने में? जमींदार साहब, अपने कंगन बेचकर मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। अब तो आप हमारी जमीन वापस दे दीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। क्या करोगी जमीन वापस लेकर? तुम्हारा पति तो वैसे भी मेरे खेतों का मजदूर है। कृपा करे हम पे, बख्श दे। तभी वहाँ मुंशी आया और कहने लगा, मालिक, खुशखबरी, उस बैजू ने भी अपनी जमीन हमें गिरवी दे दी। ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारी मुट्ठी में है। नहीं ठाकुर साहब, गांव के सड़क किनारे की जमीन अभी भी नवीन के परिवार के पास है। कौन नवीन? मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वही जिसकी पत्नी अभी कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते गुजर गई। चल तो जरा हम भी शोक मनाए उसके घर पर। ठाकुर और मुंशी नवीन के घर जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा कि नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर से ही बात कर रहा है। भाग्यवान, जब से तुम गई हो मैं सुकून से जी नहीं पा रहा। हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। भगवान करे तुम जहाँ कहीं भी हो, बस खुश रहो। इस वक्त इसे परेशान करना उचित नहीं लग रहा मालिक। बाकी जैसा आप कहें। तुम तो मेरी पत्नी के बारे में भली भांति जानते हो, तो डरना किस बात से? चलो अंदर और सीधा काम की बात करो। ठाकुर और मुंशी दोनों सीधे नवीन के कमरे में चले गए। अच्छा, तो तुम हो नवीन? तुम्हें मैंने कई बार बगीचे में बैठे देखा है। मैं वहां अपनी पत्नी काजल के साथ समय बिताया करता था। अच्छा, तो एक काम करो, सारा सामान बांध लो, अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर उसी बगीचे में चले जाओ।
तुम्हारी सड़क के किनारे की जमीन मेरे नाम कर दो। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कोई भी जमीन तुम्हें नहीं देने वाला। जैसा तुम्हें ठीक लगे बच्चे। उस वक्त ठाकुर और मुंशी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर एक कटोरी खीर लेकर अपने घर के गुप्त कमरे में जाता है। उसकी धर्मपत्नी जो कि काला जादू करती है। आ गए तुम? खीर की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। लाओ दे दो और बताओ अब क्या करना है। रूपमती, गांव के एक किसान की जमीन हड़पनी है। मैं इस वजह से तुम्हारे पास ये खीर लेकर आया हूँ। उसका नाम है नवीन। बस इतनी सी बात? खीर रखकर दुम दबाकर भाग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठाकुर उस गुप्त कमरे का दरवाजा बंद करके भाग गया। उस रात रूपमती नवीन के घर चुड़ैल के रूप में गई। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। दिन भर मेहनत की है। मेहनत करने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। और जैसे ही नवीन अपने खाट पर सोने गया, उसने सामने देखा रूपमती एक भयानक चेहरा लिए उसके पास खड़ी है। कौन हो तुम? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। अगर तुमने अपनी सारी जमीन ठाकुर के नाम नहीं की तो तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे कहीं मत ले जाओ। मैं अपनी सारी जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दूंगा। कृपया करके मुझे मत मारो। नवीन भागता हुआ मुंशी के घर पहुंचा और कहने लगा, मुंशी जी, कहाँ दस्तखत करना है बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम बड़े जल्दी आ गए। जान बची तो लाखों पाए। बस तुम ठाकुर से कहना अब वो मेरे पास ना आए। नवीन ने अपनी सारी कीमती जमीनें उनके नाम कर दी। ये बात जानकर ठाकुर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे कब्जे में है। जब तक मेरी पत्नी रूपमती मेरे साथ है, तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ जनाब, गांव में जहाँ तक हमारी नजरें जाएंगी वहाँ तक आपकी जमीनें हैं। एक तरफ ठाकुर और मुंशी बड़े खुश थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर सभा रखी। आखिर कब तक हम ठाकुर की बेईमानी सहते रहेंगे? उसकी डरावनी पत्नी बहुत खतरनाक है। कहीं अगर उसने काला जादू कर दिया तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है सब चला जाएगा। आखिर कब तक ऐसे दब कर रहे हम? तभी उन सबकी नजर नवीन पर पड़ती है, जो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर बगीचे की तरफ जा रहा होता है। नवीन, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हम में से अगर जो सबसे ज्यादा लूटा है ठाकुर से, तो वो तुम ही हो। आखिर तुम ऐसे चुप कैसे रह सकते हो? कब खून खौलेगा तुम्हारा? उनकी बातों को अनदेखा करके नवीन बगीचे में अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर चला गया और वहां जाकर उस तस्वीर से बातें करने लगा। अगर तुम यहाँ पर होती भाग्यवान, तो हम यहाँ से कोसों दूर चले जाते। नवीन तस्वीर को नीचे रखकर रोने लगा था कि उस तस्वीर से एक तेज रोशनी आई और उसकी पत्नी तस्वीर से बाहर आ गई, जिसे देखकर सारे गांव वाले चौंक गए। भाग्य, तुम ये सब कैसे हो गया? भगवान ने मेरी सुन ली। मैं यहाँ पर गांव वालों को इंसाफ और तुम्हें सुख, चैन और शांति देने आई हूँ। आखिर तुम्हें उस ठाकुर के करतूतों के बारे में पता चल ही गया। पता कैसे न चलता? मुझे तुम अपनी हर चीज बताते जो थे। तुम्हारी और गांव वालों की सबकी जमीनें हम उस ठाकुर और उसकी चुड़ैल बीवी से वापस ले लेंगे। भाग्य के इतना कहते ही सारे मिलकर ठाकुर के घर के सामने गए। ठाकुर, तुम्हारी और तुम्हारी उस चुड़ैल पत्नी की खैर नहीं, बाहर निकलो। गांव वालों के गुस्से को देख मुंशी ठाकुर से कहने लगा, अब सारे गांव वाले एकजुट होकर कहीं हमें मारने तो नहीं आए? ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? चलो चलकर देखें तो। उन्होंने देखा कि नवीन अपनी पत्नी, जो तस्वीर से निकल चुकी है, उसके साथ लोगों के बीचों बीच खड़ी है। तुम आगे चलो, मैं अभी रूपमती को लेकर आया। आज इस गांव में केवल हम बचेंगे। मुझे पता था ठाकुर साहब बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए।
मुंशी और गांव वाले बात कर ही रहे थे कि ठाकुर की चुड़ैल पत्नी रूपमती वहां आ गई और गांव वालों और भाग्या पर आग की बारिश करने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गांव वाले इधर उधर भागने लगे। रुक जाओ, सब एक जगह ठहर जाओ, किसी को कहीं भागने की जरूरत नहीं। मेरी जो छोटी सी तस्वीर है उसके पास आ जाओ सबके सब। भाग्या ने ऐसा जादू किया कि उसकी छोटी सी तस्वीर बहुत बड़ी हो गई और जिसके नीचे गांव वाले आकर छुप गए और उस विशाल तस्वीर ने आसमान से बरसती आग को रोक दिया। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम अब क्या करने वाली हो? भाग्या ने अपनी जादू से खीर की बारिश कर दी, जिसे देखकर रूपमती का मन ललचाया और वो नीचे आकर खीर खाने लगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर भाग्या ने रूपमती के बालों को काट दिया। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बरसों की मेहनत और तपस्या को खत्म कर दिया तुमने। अब मैं क्या करूंगी? इतना कहकर रूपमती रोते हुए गांव से भाग गई, ठाकुर को अकेला छोड़कर। अब तुम क्या करोगे ठाकुर? हमारी जमीनें तुमने हड़पी थी, तुम्हारी चुड़ैल पत्नी तो अब फरार हो गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है, कृपा करो, मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मुंशी को गांव से बाहर निकाल दिया। रूपमती दोबारा कभी नहीं आई और भाग्या गांव वालों को इंसाफ दिलाकर फिर से उस तस्वीर में चली गई।